हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस के जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, या यूं कहें कि यही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए, क्लास 10th में जो भी सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं, आपके जो एमसीक्यू हो चाहे आपके जो मैथ के क्वेश्चंस हो जो मैथ में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में। देखिए, समय आपको पता है, ये एक बेसिक है जो एग्जाम का होता है। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 70 नंबर्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें एमसीक्यू आपके 20 नंबर के आएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में 20 ऑफ 20 एमसीक्यू कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था, यानी किस वर्ष इंडिया में लगाया गया था। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष पास हुआ, ना पूछे आपसे पूछे लागू हुआ था। तो सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से आपके पास 1917, 1918, 1919 और 1920 चार ऑप्शंस आपको, या चार ऑप्शंस और भी कोई दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको राइट आंसर हमेशा याद रखना है। तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। यानी सबसे पहले इस चीज को याद रखिएगा कि जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। सब आपको सिमिलर नाम दिखाई देंगे जो आपने अपने सिलेबस में पढ़े, जैसे आपका गेरिबाल्डी हो गया, मौजिनी हो गया, बिस्मार्क हो गया, हिटलर हो गया। लेकिन इसका आंसर क्या है, आंसर याद रखिएगा आपको, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया था। पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चंस भी लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने निकाली थी, जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी, वो किस वर्ष चालू हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कहां से शुरू की थी, इस चीज को भी याद रखिएगा, कहां से शुरू की थी इस चीज को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था, यानी कौन सी जगह है जहां पे चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड बंगाल, इन सब में कौन कहां पे घटना हुई थी, इस चीज को आपसे पूछा गया। तो देखिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो चौरी चौरा घटना है वो आपकी उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। एक घटना पंजाब के अमृतसर में हुई थी। आई होप आपको याद होगी, ये भी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पंजाब के अमृतसर में एक घटना हुई थी जिसे कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहा जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला हमारा वही क्वेश्चन है, क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था, पंजाब में हुआ था। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पंजाब में हुआ था। और अगर आपके से स्टेट पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, पंजाब में हुआ था। और अगर आपसे शहर का नाम पूछा जाए कि पंजाब के किस शहर में हुआ था, तो आप बोलेंगे अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नागरिक शास्त्र के वो 5 क्वेश्चंस कौन है जिनके आने की पॉसिबिलिटी लगभग आपकी सबसे ज्यादा है, यानी 90% प्लस पॉसिबिलिटी है जिनके एग्जाम में आने की। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि। भारत एक सरकार है, तो नहीं, ये पॉइंट राइट नहीं है। भारत एक सरकार है, ये रीजन नहीं है। राजा शासन करते हैं, आपको पता है कि इस समय हमारा देश स्वतंत्र है, यहाँ पे राजा शासन नहीं करते। और ना ही सेना का शासन है, ना ही क्या है, सेना का शासन है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। हमारे देश में एक के हाथ में सारी शक्तियां नहीं दी गई हैं, सारी शक्तियों का क्या किया, कई सारे ग्रुप में विभाजन किया है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप नहीं है। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप नहीं है। ऑप्शन है आपके पास विधायिका,
या कार्यपालिका या न्यायपालिका। तो ये सब क्या है, ये सब सत्ता की साझेदारी का रूप है। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप है। तो कौन कौन सा रूप है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, और कौन नहीं है, सेना। जो हमारी सेना है, जो आर्मी है, ये सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने स्तर की सरकार है, क्या पूछा गया है, भारत में कितने स्तर की सरकार है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा 1 2 3 4। तो ध्यान रखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। कितने स्तर की सरकार है, 3 स्तर की सरकार है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा इनको, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, यानी कई सारे राजनीतिक दल आपको दिए गए हैं, कई सारी पार्टियों के नाम दिए गए हैं, कई सारी पार्टियां आपको दी गई हैं। उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें राष्ट्रीय यानी जो नेशनल लेवल पे है, दो होता है, एक आपका स्टेट लेवल पे पार्टीज होती है और एक आपकी कौन सी होती है, नेशनल लेवल पे होती है। तो इनमें से कौन नेशनल लेवल पे है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन दिया गया आपको सपा, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरजेडी। तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वही क्या है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है। इस तरीके से और भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी दी जा सकती है, या और भी जो पार्टी, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है राज्य स्तर के, क्या जैसे आपका राष्ट्र बोला गया, ऐसे यहाँ पे राज्य स्तर का दल नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। कौन सी विशेषता है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए, राजा का शासन नहीं, राजा का शासन हो जाएगा तो राजतंत्र हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और जनता का शासन, यही हमारा राइट ऑप्शन है। यानी जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। सैन्य शासन यानी जो सैनिक है उनके द्वारा किया गया शासन, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। तानाशाही जैसे आपका कोरिया में है, उस तरीके का भी शासन नहीं है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था कौन सी है, जहां पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं या जनता शासन करती है, उसे कहा जाता है लोकतंत्र। उसके बाद भूगोल, उसके बाद हमारे भूगोल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। खरीफ की फसल, अब देखिए 2 तरीके की फसल होती है, एक आपकी रबी की फसल होती है और एक कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। दोनों के नाम याद रखिएगा अलग अलग, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं है, चना है, धान है या फिर सरसों है। तो इसमें ध्यान रखिएगा खरीफ की फसल कौन सी है, आपकी धान। धान कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, और भी होती है, उनको भी याद रखिएगा। और जो बची हुई है ये सब कौन सी है, रबी की फसल। यानी आपसे ऑप्शन बदल के पूछ सकता है कि जो है इसमें से कौन सी रबी की फसल है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं, चना और सरसों, ये कौन सी फसल हो गई आपकी, रबी की फसल हो गई। अगले की बात करते हैं, सतत विकास का क्या अर्थ है, सतत विकास का क्या मतलब है। तो सतत विकास का मतलब क्या, केवल विकास है या फिर केवल संरक्षण है, नहीं, ना केवल विकास और ना ही केवल संरक्षण। यानी जब हम विकास के साथ साथ जो हमारे संसाधन है उनका क्या करें, संरक्षण भी करें, तो ऐसे विकास को क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्या, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर स्थित है, गंगा पर, यमुना पर, सतलज पर या फिर नर्मदा पर। तो ये किस नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है। जैसे ये आपका भागड़ नागल बांध हो गया, इसी तरीके से एक नागार्जुन बांध है, उसके बारे में याद रखिएगा, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जो नागार्जुन बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या फिर कोचिन। तो इन सब में जो मुंबई है आपका, मुंबई भारत का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो मुंबई है इसकी राजधानी क्या है, महाराष्ट्र है, आपको पता होगा। ये 1-2 बार आपका मानचित्र में पूछा गया है कि मुंबई की राजधानी क्या है, या मुंबई किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो या जो आपका इंडिया गेट है वो कहाँ पे है, या गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। कपास वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है, कपास वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। यानी जो कपास का वस्त्र उद्योग है उसका कच्चा माल क्या है, ऊन है कि जूट है, रेशम है या फिर कपास है। तो अब चूंकि कपास वस्त्र उद्योग है तो कच्चा माल में क्या लिया जाएगा, कपास लिया जाएगा। कपास के थ्रू ये हम क्या करेंगे, वस्त्रों को बनाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब हमारा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा, एचडीआई जारी करता है। एचडीआई कौन जारी करता है, तो एचडीआई क्या विश्व बैंक जारी करती, आईएमएफ जारी करती, यूएनडीपी जारी करती है, डब्ल्यूटीओ जारी करता है। यहाँ पे जितने वर्ड दिए गए हैं इन सबके फुल फॉर्म याद करिएगा, इनके फुल फॉर्म याद करिएगा ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो होता है ये जारी करता है एचडीआई। किसी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, देखिए उद्योग है, बैंक है, परिवहन है कि कृषि है। कृषि हमारी क्या प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें भोजन मिलता है, और किसी भी जीव की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, भोजन। तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, क्या पूछा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो केंद्रीय बैंक में आपका जिस तरीके से अभी पार्टी पूछी गई थी कि राज्य पार्टी कौन सी, केंद्र की पार्टी कौन सी, उसी तरीके से बैंक पूछे गए कि कौन से बैंक आपका केंद्रीय बैंक है। जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आपका केंद्रीय बैंक है। बाकी ये जो आपके एसबीआई और ये है, ये आपके केंद्रीय बैंक नहीं है। क्या है, केंद्रीय बैंक नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी जो आपका कंज्यूमर अधिनियम था वो कब आया था। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास, राइट ऑप्शन क्या है 1986 यानी 1986 ईस्वी में। कब आया था, 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। अगली बात करते हैं, वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है। वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है, परिवहन है कि संचार तकनीक है, संचार है कि तकनीक है। तो इन सभी को मिलाकर क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। इसलिए आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हमने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और इसी में से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करेंगे मानचित्र के क्वेश्चंस की, जो आपके मैप में पूछे जाते हैं। उनको भी ध्यान से समझिएगा, जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ वर्क, इसमें आप 10 में से 10 इसको पढ़ने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इतिहास से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अभी ऊपर भी बताया था कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए इसमें दोनों चीज याद रखिएगा, शहर भी याद रखिएगा और आपका स्टेट भी याद रखिएगा। शहर क्या था, अमृतसर था, और स्टेट कौन सा था आपका, पंजाब। उसके बाद जो चंपारण घटना थी, चंपारण कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। डांडी मात्र कहाँ से निकाला, डांडी मार्च जो है कहाँ से निकाला गया था और किसने निकाला था। डांडी मात्र जो है कहाँ से निकाला गया था, किसने निकाला था, और इसमें जो मुख्य घटनाएं थी वो क्या क्या हुई थी, उन सबको याद रखना है आपको। चौरी चौरा कांड ऊपर बताया जा चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड देखने को मिला था। कब हुआ था, इसकी डेट भी हमने ऊपर डिस्कस की है, तो इसको भी याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था। अगर पूछा जाए किस शहर के निकट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ के निकट हुआ था। किसके निकट हुआ था, लखनऊ के निकट हुआ था, लखनऊ के निकट हुआ था चौरी चौरा कांड। उसके बाद भूगोल में क्या पूछा जा सकता है, तो भूगोल में देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है, उस जगह का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और आपको कोई सिंबल देगा कि इस सिंबल की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के कम से कम 2 आप स्थान याद कर लीजिए जहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। राउरकेला संयंत्र कहाँ पर है, इसको भी याद कर लीजिएगा सही से मानचित्र में देख के, विद फिलिंग किस तरीके से मानचित्र में फिल किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मानचित्र में भी इन सारी चीज़ों को समझाएं, तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा दोबारा से वीडियो बना के और मैप में हर एक चीज़ को समझा दूंगा।
तीसरा क्या है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, तो इस चीज़ को आपको इंडिया के मैप में जाके जहाँ पे मुंबई में बंदरगाह है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। दूसरा पूछा गया चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, कहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है, तो इसको भी आपको मैप में बहुत ध्यान से जाके आपको देख के भरना पड़ेगा। तीसरा क्या, भागल नागल बांध का है। आपको एक सिंबल दे देगा, मान लेते हैं ऐसा कोई सिंबल दे दिया, वो कहा है इसकी हेल्प से दिखाइए कि भागल नागल बांध कहाँ पे है, तो जहाँ पर है वहाँ पे जाके इसको बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने आपके पूरे 20 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ ही आपका जो 10 नंबर का मैप का क्वेश्चन आता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जितने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो सोशल साइंस के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, प्लस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, या ऐसे बोलिए कि यही क्वेश्चंस आएंगे, इन सबको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी विषय के जो भी आपके विषय हैं, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इन सभी विषयों में 90% मार्क्स आप ला सकते हैं अगर मैं जितने वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप उनको सबको देख लें। अगर आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।